वीकली ब्रीफिंग के लिए हमारे साथ हैं मेंबर हेल्थ नीति आयोग, हेल्थ सेक्रेटरी, DGICMR एंड एडिशनल सेक्रेटरी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हेल्थ सेक्रेटरी साहब से कि सर प्रेजेंटेशन शुरू करें। नमस्कार। मेजर हाइलाइट्स से हम प्रारंभ करेंगे। काम नहीं कर रहा है। Okay, now it is working. So, major highlights of this week are that we have so far administered almost 46 lakh doses. 45,93,427 डोज हम अब तक एडमिनिस्टर कर चुके हैं आज 1:30 बजे तक। देश में जो एक्टिव केसेस हैं उनका संख्या, उनका नंबर लगातार घट रहा है और वो 1,60,000 से कम हो गया है और ये जो गिरने का ट्रेंड है एक्टिव केसेस का वो जारी है। रिकवरी रेट देश में 97% से अधिक हो गया है और जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो अब केवल 5.42% है और लगातार घट रहा है। अब यदि हम पूरे भारतवर्ष का एक ब्रॉड चित्र देखें कोविड-19 की स्थिति का, तो देश में 1,07,00,000 केसेस हुए। केस प्रति मिलियन 7,800 हैं। एक्टिव केसेस जैसा मैंने बताया हर दिन घट रहे हैं। इस समय 1,55,000 हैं और एक्टिव केसेस का कुल केसेस में कंट्रीब्यूशन जो है वो 1.4% ही रह गया है और ये लगातार कम हो रहा है। मृत्यु जो कोविड-19 से हुई हैं वो 1,54,000 हैं और डेथ प्रति मिलियन 112 डेथ प्रति मिलियन हैं। टेस्ट्स की संख्या अब हम 20 करोड़ छूने वाले हैं। 19,90,00,000 टेस्ट हम कर चुके हैं। टेस्ट पर मिलियन भी 1,44,000 से ज़्यादा हो गए हैं। पॉजिटिविटी जैसा मैंने आपको बताया था 5%, 5.42% है, ये क्यूमुलेटिव है। और अगर हम पिछले सप्ताह की पॉजिटिविटी को देखें तो ये 1.82% है। केस फेटेलिटी रेट भी लगातार घट रहा है 1.43%। और अगर पिछले सप्ताह का मृत्यु का दर देखें या केस फेटेलिटी का दर देखें तो ये 0.96% है। केवल 2 राज्य हैं, जैसा हम पूर्व में भी आपको बता रहे हैं, जहां की बड़ी मात्रा में एक्टिव केसेस अभी भी हैं। एक तो केरला है जिसमें 69,365 केसेस हैं, यानी ये वो लोग हैं जो या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या घरों में होम आइसोलेशन में हैं अंडर मेडिकल केयर। और महाराष्ट्र में ये संख्या 38,762 है। अब यदि हम डेली न्यू केसेस को देखें तो ये लगातार घट रहे हैं और आप देखेंगे कि 9,300 के लगभग ये जून के पहले सप्ताह में थे। अभी ये 12,899 4 फरवरी को थे, तो ये भी लगातार घट रहे हैं। अगर मृत्यु को देखें, डेली डेथ्स, दे आर ऑल्सो कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग। कोविड से होने वाली जो मृत्यु हैं उनमें भी जो ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे कि सितंबर और अक्टूबर में ये संख्या सबसे ज़्यादा थी और उसके बाद से लगातार ये घट रही है। अगर हम अपना पॉजिटिविटी का ट्रेंड देखें, अपने देश में जो टेस्ट्स के आधार पे पॉजिटिविटी आती है उसमें अगस्त के पहले सप्ताह में लगभग 9% पॉजिटिविटी थी और फरवरी के पहले सप्ताह में ये घटकर 5.42% हो गई है। तो पॉजिटिविटी में भी लगातार गिरावट हो रही है। लेकिन 8 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनके साप्ताहिक पॉजिटिविटी की जो दर है वो राष्ट्रीय औसत दर से अधिक है।
अगर साप्ताहिक पॉजिटिविटी देखें हमारे देश में तो दैट इज ओनली 1.82%. द वीकली पॉजिटिविटी रेट, द नेशनल एवरेज is 1.82%. However, there are 8 states and UTs, Chandigarh, Puducherry, Ladakh, Nagaland, Goa, Maharashtra, Chhattisgarh, Kerala, जहां 2.1% से लेकर 11% तक पॉजिटिविटी है। तो ये जरूर चिंता का विषय है। राष्ट्रीय औसत पॉजिटिविटी से अधिक पॉजिटिविटी होना, जब पूरे देश में नए केसेस की संख्या घट रही है, मृत्यु की संख्या घट रही है, पॉजिटिविटी की संख्या घट रही है, की प्रतिशत घट रही है, तब 8 राज्यों और यूटीज में इसका बढ़ना चिंता का विषय है। हम इनसे लगातार संपर्क में हैं। इनमें से कुछ राज्यों में हमने कल ही केंद्रीय दलों को भी भेजा है। 2 राज्य ऐसे हैं जो कि 70% एक्टिव केसेस जहां अब केंद्रित हो गए हैं, उसमें केरला है जहां 44% से कुछ ज़्यादा केसेस हैं, और महाराष्ट्र है जहां 25% केसेस हैं। मैं आपको एक ये नया तथ्य बताना चाह रहा था। पिछले 3 सप्ताहों में देश के 47 जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी नया कोविड का केस नहीं हुआ। 47 districts across the country have not reported any new case of COVID in the last 3 weeks. Similarly, 251 ऐसे जिले हैं जिन्होंने पिछले 3 सप्ताहों में कोविड से संबंधित कोई मृत्यु रिपोर्ट नहीं की। There are 251 districts across the country which have not reported any COVID-related death in the last 3 weeks. So this is cause for satisfaction, and this has been made possible because of the joint collaborative efforts of state governments, UT administrations and the union government. All stakeholders, private sector, public sector, NGOs, everyone has collaborated to achieve this kind of situation. अब मैं आपको बताता हूं कि विश्व में अभी भी स्थिति चिंताजनक है। अगर हम USA, UK, ब्राज़ील, रशिया, जर्मनी, इन सब देशों को देखें तो कुछ देशों में मल्टीपल पीक्स आ रहे हैं नए केसेस के, और कुछ देशों में एटलीस्ट 2 पीक देखे गए हैं, सर्जेस देखी गई हैं। ये हमें ये दिखाता है, और भारत का भी ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार केसेस गिर रहे हैं। ये हमें ये दिखाता है कि अभी भी हम सावधानी को नहीं छोड़ सकते, अभी भी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाकर रखना है। अब हम आपको बताना चाहेंगे विश्व में जो कोविड से रिलेटेड मृत्यु हैं उनकी स्थिति क्या है। यहाँ भी आप देखेंगे कि चाहे USA हो, UK हो, ब्राज़ील हो, जर्मनी हो, रशिया हो, सब जगह मृत्यु बढ़ी, फिर नीचे आई, और फिर अब दोबारा मृत्यु में आप देख रहे हैं बढ़ोतरी हो रही है। इसका अर्थ ये है कि ज़्यादा मरीज कोविड के अस्पतालों में आ रहे हैं, अस्पतालों की क्षमता से ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी ठीक प्रकार से संभवतः देखभाल नहीं हो पा रही है। इसके ठीक विपरीत हमारे देश की स्थिति है, जिसमें आप देखेंगे कि कोविड से संबंधित मृत्यु लगातार घट रही हैं। अब मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगा। हमने आपको ये बताया कि पहला 1 मिलियन, पहला 2 मिलियन, 3 मिलियन वैक्सीनेशन करने में हमारा देश विश्व में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने वाला देश था। पहले 4 मिलियन वैक्सीनेशन करने में हमें 18 दिन लगे हैं। ये विश्व का सबसे कम समय है। एक नया काम जो सरकार ने शुरू किया वो है कोविन पर फीडबैक लेना, यानी जिन लोगों को टीकाकरण हुआ उनको एक रैपिड असेसमेंट सिस्टम, इसको रैस सिस्टम भी कहते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा NEGD के माध्यम से बनाया गया है। ये प्रक्रिया हमने 17 फरवरी को शुरू की।
जिसमें हम बहुत सिंपल सवाल पूछते हैं। 4 सवाल वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाए हैं राइट हैंड साइड पर। और ये कैसे पूछे जाते हैं? एक पर्सनलाइज्ड एसएमएस जाता है सभी बेनिफिशरीज को एक दिन बाद, यानी अगर आज वैक्सीनेशन हुआ तो उसके अगले दिन उनको पर्सनलाइज्ड एसएमएस जाता है, जिसमें ये 4 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ऊपर ये पूछा जाता है कि कृपया आप कंफर्म करें कि आपको वैक्सीनेशन पहली डोज मिली कि नहीं। उसके बाद ही फिर बाकी सवाल रेलिवेंट हो जाते हैं। और जो हम एसएमएस भेजते हैं उसमें उस व्यक्ति का नाम होता है, उसको पहली डोज दी गई या दूसरी डोज दी गई ये होता है, और एक यूआरएल, एक लिंक हम भेजते हैं कि इस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। एक बार जब वो लाभान्वित कंफर्म करते हैं कि हाँ उनका वैक्सीनेशन हुआ है, तब वो प्रश्नों के जवाब देते हैं। अगर किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिलता तो एक आउटबाउंड कॉल, ओबीडी कॉल जो होती है वो की जाती है सिस्टम से, और फोन करके उनसे पूछा जाता है कि आपका वैक्सीनेशन फलानी तारीख को हुआ था, हमें आपसे 4 प्रश्न पूछने। जरूरी नहीं है कि सब लोग जवाब दें, लेकिन जो लोग भी जवाब देते हैं उसके आधार पर हम विश्लेषण करते हैं, जो आज हम पहली बार आपसे साझा कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें एनईजीडी जो कि मेटी मंत्रालय की संस्था है का बहुत बढ़िया सहयोग हमारे साथ रहा है। और ये जो आउटबाउंड कॉल हम करते हैं वो अगर उत्तर नहीं उसका मिलता तो हम एक दोबारा भी कॉल करते हैं, यानी एक पर्सनलाइज्ड एसएमएस जाता है, उसके बाद एक फ़ोन कॉल जाती है, और उसके 4 घंटे बाद एक और फ़ोन कॉल जाती है। उसके बाद भी अगर कोई उत्तर नहीं देता है तो तब उस मामले को परस्यू नहीं करते। तो क्या पता चला उससे, ये हम आपको बता रहे हैं। ये जो डाटा हम आपको दिखा रहे हैं, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो हम आपको डाटा दिखा रहे हैं ये 5,12,128 रिस्पॉन्सेज पर आधारित है। At the right hand bottom of this slide, you will see the number that I have just shared with you. So, out of 37 lakh people to whom we sent SMSs and followed it up by outbound calls, a size of 5,12,128 actually replied to these questions. And that reply or replies have been analyzed. 97% of the people were satisfied with overall vaccination experience. हमने उनसे पूछा कि सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस वैक्सीनेशन साइट में था। 97.41% ने कहा कि था, 2.59% ने कहा कि नहीं था। हमने उनसे पूछा कि क्या आपको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया और क्या आपको वैक्सीन ठीक ढंग से दी गई। 98.43% ने कहा हाँ, 1.57% ने कहा नहीं। This is dynamic data. This keeps on changing. I can share the link with you and you can then on a daily basis, anytime when you have time, log on to that link and see how this dashboard is revealing information. फिर हमने उनसे पूछा कि क्या आपको, कैन वी गो बैक प्लीज, हमने उनसे पूछा कि क्या आपको एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया गया। उनमें से 88.95% लोगों ने कहा हाँ बताया गया। 11.05% लोगों ने कहा कि नहीं बताया गया। हमने उनसे पूछा कि क्या आपको टीका लगाने के बाद 30 मिनट रुकने के लिए कहा गया ताकि आपकी मॉनिटरिंग की जा सके। 97% से ज़्यादा लोगों ने कहा हाँ हमें कहा गया। 2.87% ने कहा कि नहीं, हमें नहीं कहा गया। हमने उनसे पूछा कि क्या इस पूरे एक्सपीरियंस से आप सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं टीकाकरण की जो पूरी प्रक्रिया आपने फॉलो की। उसमें 97 से अधिक प्रतिशत लोगों ने कहा हाँ हम सेटिस्फाइड हैं, हम संतुष्ट हैं। 2.62% ने कहा नहीं। अब एक और तथ्य मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अनेक बार ये कहा जाता है कि टीकाकरण की प्रक्रिया में सरकार पब्लिक सेक्टर पर ही आधारित है और प्राइवेट सेक्टर की तो कोई भागीदारी ही नहीं है। सो टुडे वी वुड बी डिस्पेलिंग दैट नोशन।
while we are doing the immunization of healthcare workers and frontline workers across the country, we are using 1,239 private hospitals as vaccination session sites, and all these hospitals are performing in a creditable manner. At the same time, we are using 5,912 public hospitals as vaccination sites, and this is in the initial stages. ये पहले 18 दिन की कहानी है, यानी पहले 18 दिन में टीकाकरण के दौरान हमने देश भर में 5,900 से अधिक सरकारी अस्पतालों का उपयोग किया वैक्सीनेशन साइट्स के रूप में, और 1,239 या 1,239 प्राइवेट अस्पतालों का उपयोग किया. As we proceed ahead, we would be involving the private sector in a much larger extent, in a much greater degree. अब ये वो राज्य हैं जिन्होंने कि अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है अपने कुल हेल्थ केयर वर्कर्स को इम्यूनाइज करने में. पहले नंबर पर मध्य प्रदेश हैं जिन्होंने अपने कुल हेल्थ वर्कर्स का 73% इम्यूनाइज किया है पहली डोज से. जब मैं कहता हूं कि 73.6% कवरेज, इट मीन्स दैट द एंटायर यूनिवर्स of healthcare workers in Madhya Pradesh, 73% of that universe has been given the first dose. This is extremely praiseworthy performance, and this has been done in 18 days. Let's not forget that. दूसरे नंबर पर राजस्थान है, इन्होंने ऑलमोस्ट 67% को इम्यूनाइज कर दिया है. तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है, इन्होंने 65% को इम्यूनाइज किया है. फिर मिजोरम हैं, इन्होंने 63% को इम्यूनाइज किया है. लक्षद्वीप हैं, 62% को इम्यूनाइज किया है. उड़ीसा ने 58% को किया है. केरला ने 55.9% को किया है. बिहार ने 55% को किया है. अंडमान निकोबार ने भी 55% को किया है. हिमाचल प्रदेश ने 54%, उत्तराखंड ने 53% और उत्तर प्रदेश ने 50%. तो ये वो राज्य हैं जो 50% या उससे अधिक कवरेज कर चुके हैं पहले डोज से अपने हेल्थ केयर वर्कर्स का. लेकिन ये स्थिति हर राज्य में भिन्न भिन्न है. ये वो राज्य हैं जहां की अभी 30% से भी कम हेल्थ केयर वर्कर्स को टीके लगाए गए हैं. सिक्किम में 29.98, लद्दाख में 24, तमिलनाडु is a big state, 23.70, Jammu and Kashmir 23.2, Chandigarh, a fairly aware metropolitan city, 22.60, Dadra and Nagar Haveli 21, Assam 20%, Nagaland 19.6, Meghalaya 15.2, Manipur 12.8 and Puducherry 12.60. इन राज्यों के साथ भी हम वीसी करते हैं, बैठकें करते हैं और ये कैसे कवरेज को बढ़ा सकते हैं उसके सुझाव हम इनको देते हैं. अब ओवरऑल स्थिति क्या है देश में, ये हम आपको बताना चाहते हैं. हमने प्रोजेक्ट किया था कि देश में 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे. जब आंकड़े आए कोविन प्लेटफॉर्म पर तो वो हैं 96,31,637. तो ये यूनिवर्स है विच हैज टू बी कवर्ड विद बोथ डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन. अभी तक हमने 43,91,826 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया है, विच इज 45% ऑफ द यूनिवर्स. So that is all that I wanted to share with you today. We also have a presentation which will be done by DG ICMR and Secretary Department of Health Research, Dr. Balram Bhargav. Dr. Bhargav. Thank you very much. So today we will discuss the results of the third National Sero Survey. We know that the first one was done in May, June. Second one was done in August, September. And this is the third Sero Survey, which was done from
December 17, 2020 to 8th of January 2021, pre-vaccination. Vaccination started on 16th of January. A general population of 28,589 individuals were included, and another group of 7,171 healthcare workers were also included. Now, this survey was again conducted in the same 700 villages, wards, 70 districts from 21 states, which were used or utilized in the first and the second round of the Sero survey done in the country. 100 healthcare workers per district were also evaluated, working in taluk hospitals, CHCs, PHCs, and more importantly, we used the IgG antibody, the S1 receptor binding domain, which is the most sensitive test for a Sero survey, and this is the one which was used in the last Sero survey done in the United States, and it showed a prevalence of 14.3% in the United States. Now, what was the Sero prevalence in India in the general population? It was above the age of 18 years, it was 21.4%. Urban slums, it was 31.7%. Urban non-slum, it was 26.2%. And in the rural areas, it was 19.1%. And children between 10 to 17 was 25.3%. Next, please. Now, if in this slide, again in the general population, we can look at the age column and see that between 10 to 17, it was 25.3, 18 to 44, 19.9, 45 to 60, 23.4, and more than 60 was also 23.4%. And the rest, the next, this is in the general population of 28,000 individuals. Now, then, amongst the healthcare workers, the overall seroprevalence was highest overall, 25.7%, and it was not different statistically between doctors, nurses, paramedics, field staff and administrative staff, but it was highest amongst doctors and nurses of 26.6% as against the administrative staff, which was 24.9%. Next, please. So the message is that overall seroprevalence is 21.5% of the entire population. Urban slum is 31.7%. Urban non-slum 26.2%. Rural areas 19.1%. So a large proportion of our population still remains vulnerable, and prevalence amongst healthcare workers is 25.7%. And more important to remember that prevention is the key. Vaccines are necessary, and we have to have no complacency in terms of use of masks, maintaining distance, hand hygiene, and social gatherings. Thank you. Thank you very much, sir. Now I'll request Dr. Paul, Member Health, Niti Aayog, sir. थैंक यू वेरी मच। इस हफ्ते के मुख्य बिंदु आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। पैंडेमिक की नज़र से कंसिस्टेंट सैटिस्फैक्ट्री पिक्चर इमर्ज हो रही है। कॉशन से हटना नहीं है, लेकिन सारे पैरामीटर्स पे हम काफ़ी हद तक अच्छा कर रहे हैं और वो कंसिस्टेंटली अच्छा ही हो रहा है। जो एरियाज ऑफ कंसर्न है 2 प्रदेशों में खासकर, उसको सेक्रेटरी साहब ने बड़ी अच्छी तरह से हाईलाइट किया है और वहाँ हमें अपनी कोशिशों को और भी तेज़ गति लानी है। और हम ये भी जानते हैं कि इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, वो सारा ही ज्ञान और सारा ही एक्सपीरियंस और सारा एविडेंस इसमें लगाया जा रहा है और उम्मीद है कि ये सिचुएशन जल्द हमारे कंट्रोल में आएगी। इस बात को कहते हुए हमें ये भी याद रखना है कि ये फैक्ट है कि जो वेरिएंट्स बाहर के देशों में उत्पन्न हुए, जो वेरिएंट्स हमें कंसर्न करते हैं कि उनकी वजह से संक्रमण जल्दी फैलता है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर कंट्री। वो बैठे हुए हैं और वायरस भी बैठे हुए हैं, कहीं गए नहीं। तो उसको भी नज़र में रखना है, तो उस तरफ कोई भी लोअरिंग ऑफ द गार्ड जो है वो नहीं हो सकती और नहीं होगी। वैक्सीन के फ्रंट पे
कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर इमर्ज हो रही हैं और बड़ी सेटिस्फेक्शन वाली वो बातें हैं। सबसे पहले कि इतनी तेज गति से लगभग 45% हमारे जो टारगेट हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको आज आपके सामने बताया गया कि उनको कवर कर लिया गया है। और कल तक मैं कह सकूंगा सबकी बिहाफ पे कि आधा काम जो है इतने बड़े समूह का 96 लाख में से आधा पक्की बात है कि कल तक पूरा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि सारे के सारे हेल्थ वर्कर को चिन्हित किया गया है, आशा वर्कर से लेके स्पेशलिटी ट्रांसप्लांट सर्जन्स को सारे देश में चिन्हित करके इसको कर लिया गया है। ये सबको बहुत बधाई की बात मैं कहूँगा। और कल ये अब उस पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे तो इतना बड़ा काम, ये देश भर की कई देशों की तो ये आबादी है, ये उससे भी बड़ा है। तो एक चीज उससे दूसरी तरफ से देखें तो ये है कि वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी में हमने बहुत पॉजिटिव तरक्की हो गई है। अगर 45 लाख 44 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी अपना चुके हैं हमारे देश के बने हुए 2 वैक्सीन को मिलकर, तो हेजिटेंसी जो थी वो बहुत दूर हुई है। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा सबका, मीडिया का इन पर्टिकुलर और हेल्थ केयर वर्कर्स का, कि उन्होंने धीरे धीरे और फिर बहुत तेज गति से इसको अपनाना शुरू किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हेजिटेंसी वाला जो मामला है वो काफी हद तक सुधर गया है और ये आगे भी सुधार करता जाएगा। और हमें, जब हम आम व्यक्तियों तक पहुंचेंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, तो हमें इसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और जन भागीदारी और जन आंदोलन भी बनने की शुरुआत हो गई है, ये मैं कह सकता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं आज कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और आगे आने पे हफ्ते पे हम उनका ब्रेकअप आपको अलग से भी आपके सामने प्रस्तुत किया करेंगे। तो सेकंड सब टेक्स्ट ये भी है कि हेल्थ केयर वर्कर के अलावा एक और वेव अब शुरू हो गई है और उसमें हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो चिन्हित हुए हैं वो उस काम को भी शुरू कर दिया गया है। और ये भी हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है, सेटिस्फेक्शन दिलाता है और ये श्योर करता है कि हम अपनी स्पीड भी बढ़ाने में सक्षम हैं। और इस वेव के बाद जो नेक्स्ट वेव होनी है सब व्यक्तियों की जो 50 साल से उम्र से ज्यादा हैं, उसकी तरफ हमारे कदम जो हैं वो सक्षम बनते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस है हम इसी प्रक्रिया को कई गुना तक बढ़ाएंगे। आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जो हो रहा है एक स्पीड है और इतनी तेज गति से बढ़ी। 3000 सेंटर से वैक्सीनेशन साइट्स की बजाय लगभग 8100 8000 से भी ज्यादा हमारे वैक्सीनेशन साइट्स हैं, तेज गति से बढ़ी। लेकिन ये गति और भी बहुत तेज होगी, तभी हम ये काम को पूरा कर सकेंगे। लेकिन जो पैरामीटर्स आए और सेटिस्फेक्शन का जो आपने इंडिकेटर देखा है, हमें कॉन्फिडेंस देता है और हमें जोश और देता है हमारी सब टीम्स को जो कि धरातल तक काम कर रहे हैं। यस, ये बात सामने जरूर आई है कि कुछ प्रदेशों में हमें और मेहनत करनी पड़ेगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको हमने आज चिन्हित भी किया है। और उन सब सरकारों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसमें तेज गति लाएं और उनके साथ जुड़ के जो भी चीजों को सॉल्व करना है वो करा जाएगा। इन स्टेट्स को हमें आगे काम बढ़ाना है। और ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्टेट्स जो हैं काफी और भी 3/4 तक का उन्होंने कवरेज पूरा कर दिया गया है। आज हमने एक और डिस्पेल करने की कोशिश करी है एक नैरेटिव को कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर vis-a-vis प्राइवेट सेक्टर इन आवर कंट्री? आर वी इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर और नॉट? द प्राइवेट हेल्थ सेक्टर is an integral part of India's health system that we are very proud of. After PMJ, in fact, private and public distinction does not exist. Both sectors are one sector for India, and they are all serving the people of India. And you can see very clearly that there is an active, steady, and highly satisfactory participation of the private sector facilities and system, hand in hand with the public sector effort. So this should set an edge, and Secretary Sir has very clearly said that this relationship and collaboration and partnership will be further strengthened, further augmented in a very big way in time to come when we are moving to the next phase of our work. I also want to dispel the second notion. ये बात होती रहती है कि
वैक्सीन पड़े हैं, वो एक्सपायरी डेट हो जाएगी, फिर क्या होगा? मैं एश्योर करना चाहूंगा कि एक भी वायल एक्सपायर नहीं होने दी जाएगी। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लूजिंग द यूटिलिटी ऑफ वैक्सीन because they get expired before we could use. There is no question. Not a single dose will be wasted because we could not administer before the expiry dose. So be totally rest assured. We are monitoring this on a daily basis, or I would say even twice a daily basis. There is no question. We know which batches are expiring when. They are under our watch. You also know that some of those batches have been given to other countries as gifts as well as some export. So put together, there will be no dose that will go waste, that precious dose will ever go waste because we could not administer on time. There is so much more to be done. If there is more availability of stockpile, more people will be brought into this ambit, and therefore there is no reason for us to, believe the counter narrative. अब सीरो सर्वे ने हमें क्या दिखाया है? इस सीरो सर्वे ने, थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ ICMR across the country for carrying out such a high quality third national sero survey. This is our ICMR institutions are a pride of India. They have risen to the occasion. I want to congratulate each one of those scientists today and led by the respected DG sir. इस सीरो सर्वे ने यह दिखाया है कि पैंडेमिक देश में आगे बढ़ी है। 21-22% लोग कवर हो गए हैं। जितनी भी एंटीबॉडी के बेसिस पे हमें अंडरस्टैंडिंग आती है कि इतना पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज बीन इन्फेक्टेड, संक्रमण इतना जरूर रहा है। हम ये भी जानते हैं बाकी सीरो सर्वे से, दिल्ली में हुआ है जैसे इसी टाइम लगभग, कि जहां हाईली पॉपुलेटेड सिटीज हैं, डेंस पॉपुलेशन है, वहां पे ये संक्रमण और भी डीप गया है। ये ठीक है बात। ओवरऑल पिक्चर अभी भी ये दर्शाती है कि 75% से ज्यादा लोग अभी भी संक्रमित हो सकते हैं। वो क्यों संक्रमित नहीं हुए? क्योंकि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपना रहे हैं, प्रिकॉशंस भी रख रहे हैं, और ये वो जगह भी हैं जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोताही होनी चाहिए। जैसे कि डीजी साहब ने हाईलाइट किया है, हमें मास्क वेयरिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, लार्ज क्राउड्स नहीं होने, लार्ज गैदरिंग्स को नहीं होना, ये सब जो हमारी ड्यूटीज हैं हम उनको आगे तक पूरे करते जाएंगे, तभी ये सब सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी। आपने ये देखा है जो ग्राफ्स आपको दिखाए गए कि ये सब कई देशों में नीचे तक आए और फिर बहुत ही भयानक रूप से उन्हीं शहरों में या उन शहरों के बाहर एक भयानक परिस्थिति सामने आई है। हमारे देश में बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी अभी भी वल्नरेबल है, लेकिन हम उस वल्नरेबल पॉपुलेशन को सशक्त बनाएंगे अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के द्वारा। और वो जो एक मिशन है हमारा, एक नेशनल मिशन की तरह उसको लिया गया है, और उसमें जो गति आपने आज देखी है उसको अगर सामने रखते हैं तो हमें लगता है कि अगले कुछ महीनों में हम बहुत ही अपने तरीके से कॉन्फिडेंट होके कह पाएंगे कि हमने इस पैंडेमिक पे बहुत हद तक काबू पा लिया है और अपनी देश की नॉर्मल लाइफ को, नॉर्मल इकोनॉमी को, नॉर्मल सोशल एक्टिविटीज को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, मैन्युफैक्चरिंग को, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी हेल्थ सर्विसेज को दोबारा पटरी पे पूरी तरह से लेके आएंगे। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स कवर हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे, उनकी दूसरी डोज अब लगना शुरू हो जाएगी 13 तारीख से, वो भी काम पूरा करना है। अभी तो पहली डोज हुई है, उसके चलते उनका कॉन्फिडेंस इतना होगा कि वो सब मिलके जो हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, पब्लिक हेल्थ वाली भी, क्लिनिकल केयर वाली भी, स्पेशलिटी केयर वाले भी, ऑपरेशन थिएटर में जाने तक, ओपीडी में जाने तक, वो उस काम को पूरी तेज गति से पूर्ण रूप से करने के लिए पूरे का पूरा जो हेल्थ केयर वर्कर्स का हमारा टीम है, समूह है, वो पूरे कॉन्फिडेंस से प्रोटेक्ट होके और भी इसमें पूरी तरह से उस काम को चालू कर पाएंगे, एस्केलेट कर पाएंगे, और ये बहुत बड़ा एक इन्फेक्शन पॉइंट होगा, एक गेम चेंजिंग सिचुएशन होगी। स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से
उनको नॉन कोविड सर्विसेज के लिए भी प्रस्तुत करना और चला के दिखाना. So a lot of good news today, and thank you so much, and please continue to promote positive behaviors, please continue to promote vigilance, please continue to promote acceptance of vaccines, please continue to promote that science is driving the whole process of pandemic fight in this great country. Thank you very much. Thank you very much, sir. 15. Hello. Sir, great news for India, definitely. But sir, what would you say to people, because you did show us in the graphs that other countries in the world are looking at multiple peaks. So is India still not in that phase where we could in the future see a third wave? What kind of appropriate precautions still need to be taken? Also, 16 deaths have happened post-vaccination. The experts have written to the government to probe them. What is the government's take? Acha, I thought you were answering. Okay. Okay. So let's take the second part of your question first. As I have shared with you, there is a very structured and robust system of AEFI monitoring in this country. It has further been strengthened in the light of COVID-19 vaccination. Having said that, let me share with you 3 figures, which will give you some idea of what we are discussing. When we are talking to you today, we have a total of 8,563 AEFIs which have been captured in our digital system. 8,563 AEFIs so far, when we have done vaccination in lakhs. So what percentage is this of the total number of people who have been vaccinated? It is 0.18%. Let me give you another figure. There have been so far 34 cases of hospitalization. 34 cases of hospitalization, which is 0.0007% of the people who have been immunized. 0.0007%. Second figure. Third figure. There are 19 deaths of vaccinated people. Please mark my words. I am saying these are deaths of vaccinated people. Because the system is that when a person dies, there has to be a post-mortem which is done by a board of 3 doctors, which has been done. Then there is a state AEFI committee which looks into the causality, whether vaccination was the cause of the death, and there is a national AEFI committee also which then looks at all these 19 cases. So therefore, those colleagues who say that local governments or state governments or central government have rushed to certify that there is no causality, that is an absolutely baseless narrative. What we have shared with you is the total figure of all these 3 categories, that is AEFIs, hospitalized cases, and death of vaccinated people. We have also shared with you that all these deaths have undergone a post-mortem by a board of 3 doctors. We have also shared with you that state AEFI committees have deliberated on all these matters. Once the national AEFI committee meets and deliberates on this, which will happen shortly, we would then proactively put it in public domain. Because the transaction is as yet not complete, therefore we are not saying anything. So this has to be understood and appreciated. So now I think I have answered part 2 of your question. Part 1 of the question is much simpler. Going ahead, people need to maintain COVID appropriate behavior. There is no cause for us to lower our guard. And you did refer to a third wave. When did we encounter the second wave? I thought we had one wave and a decline. So, I don't know, maybe we can discuss this later.
इसी से निकल के आती है एक और हेडलाइन कि भाई अब ये इश्यू कि वैक्सीन सेफ हैं इज सेटल्ड। 45 लाख डोज देने के बाद में जो एक मिनिमल साइड इफेक्ट कभी होता है एक व्यक्ति को 1150 में से, इससे ये क्लियर हो जाता है और कोई भी डेथ एट्रीब्यूटेबल तो हुई ही नहीं। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि ये वैक्सीन आर सुपरबली सेफ, वेरी सेफ, द सेफेस्ट दैट कैन पॉसिबली, सेफेस्ट वैक्सीन that can ever be built and devised. So that is also a headline that we would like to amplify today. Thank you. सर मेरा सवाल आईसीएमआर के साथ है। आईसीएमआर के मुताबिक जो सीरो सर्वे है उस पर 21% के हिसाब से एंटीबॉडीज मिली हैं, लेकिन जो दिल्ली में 56% से अबव है। तो क्या आपके सर्वे में दिल्ली के लोगों को भी को शामिल किया गया था या नहीं किया गया था? इसमें 70 डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें दिल्ली नहीं था। 70 डिस्ट्रिक्ट 21 स्टेट्स के थे। सर ऑनलाइन क्वेश्चन सर, व्हाई आर कोविड-19 वैक्सीन्स विदाउट वैक्सीन वाइल मॉनिटर्स? Okay. Vaccine vial monitors. It's important to understand what is a vaccine vial monitor. Vaccine vial monitor is smart label. What is smart about it? Those of you who have seen a vaccine vial with a VVM, vaccine vial monitor, would recall that on one corner of the label there is a purple circle, and within that purple circle there is a white square, and that white square becomes dark. It no longer remains white if the temperature crosses beyond a particular limit, which tells the vaccinator that this vial should not be used. So that is, in very simple language, vaccine vial monitor. Having told you this, let me also tell you that neither Pfizer vaccine, nor Moderna vaccine, nor AstraZeneca Oxford SII vaccine, and nor Bharat Biotech International Limited's vaccine carry these VVMs, vaccine vial monitors. Why? To answer that why, let me quote from 2 documents of WHO. This is the first document. Given the rapid development cycle required and the fact that commercial stability data of various vaccines is not available, and that the manufacturing of VVM labels is limited, WHO in principle supports temporary exemption from VVM labeling. However, WHO also underlines VVM labeling as the preferred characteristic. And the document from which I have just given you this quote is frequently asked questions on regulation of COVID-19 vaccines. This is a WHO document. The second document, where WHO has clarified this position further. There may be cases where the VVM technology may not be suitable. For example, where stability data of a candidate vaccine does not correspond to any existing VVM categories. It is important to note that the inclusion of a VVM is not a substitute for a well-monitored cold chain throughout the distribution process. So what is it that WHO is saying? WHO is saying कि अलग अलग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने जो वैक्सीन बनाई हैं उनका स्टेबिलिटी का डाटा अभी इस मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि हम ये निर्णय कर सकें कि उस पर किस प्रकार का वीवीएम लगाया जाए वाइल पर। इसलिए और जो एग्जिस्टिंग वीवीएम हैं संभवतः वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे जो कोविड-19 वैक्सीन की स्टेबिलिटी या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे। WHO ये भी कह रहा है कि एकमात्र वीवीएम लगा देने से आप वेल मॉनिटर्ड कोल्ड चेन थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेहतर ये होगा कि आप ये सुनिश्चित करें कि
जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया है उसमें आपकी कोल्ड चेन बरकरार रहे, क्योंकि हमने टेम्पररी एग्जेम्पशन दिया है वीवीएम से। दिस quote is from a document called Barcodes, QR codes and VVM in the context of COVID-19 vaccines. So this is another WHO document. I hope I have answered that question. Thank you, sir. Number 10. So the Sero survey data of 21% gives the status of the country at which time, on which date, roughly? This is from 17th December to 8th of January. 31. So also, so it represents minus how many weeks, Stephen? Because this would mean zero positivity. That means occurrence would be about, yeah. It So, takes 2 weeks for antibodies to develop, so it will be 2 weeks. So early December, mid-December. सर सवाल ये सर कि पहले क्या कहा गया था कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को बाद में दिया जाएगा, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, लेकिन अब 1 तारीख से देने के लिए कहा गया। तो किन राज्यों में शुरुआत हो गई है और क्या दोनों को साइमल्टेनियसली दिया जाएगा, यानी 100 दोनों के होंगे या सिर्फ 100 ही लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा एक सेशन साइट पर? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो कोलीग हैं मंत्रालय में और एडिशनल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मनोहर अगनानी, वो जो संध्या के समय आपके साथ वार्तालाप करते हैं उसमें उन्होंने ये बताया था कि वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर हम साइमल्टेनियसली भी इस काम को करेंगे। तो भारत सरकार ने या स्वास्थ्य मंत्रालय ने कभी ये नहीं कहा कि पहले हेल्थ केयर वर्कर होंगे, जब वो सब हो जाएंगे तब फ्रंट लाइन होंगे। तो एक तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, और क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता है इसलिए हमने दोनों को शुरू किया है। डॉक्टर अगनानी आपको ये भी बताते हैं हर संध्या, शायद पिछले 2 दिन से आपने नहीं बताया है, कल से ये फिर से बताना शुरू करेंगे कि किन राज्यों में हो रहा है। तो सभी राज्यों में हो रहा है, लेकिन कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है, वो भी हमने आपके साथ शेयर किया। Last question, number 9. Sir, do we have any approximate timelines at the moment on when vaccinations are likely to start for the general public, especially the senior citizen group, which is part of the first phase of vaccinations? Very soon. We have, started the frontline workers from 3rd of February. And once this wave also stabilizes of immunization, we would then be coming to 50 plus population, within which there is a subcategorization of 60 plus. So that is in the near future. Thank you very much, sir. Thank you, friends.